Today we'll start with understanding the uses of job analysis in HRM function. Now we clearly know what job analysis is all about. हमें पता है job analysis क्या है, हमने बहुत अच्छे से job analysis को समझा है इसके previous session में. So job analysis is actually analyzing the job, a specific position in totality. This is what job analysis exactly mean. मतलब किसी भी एक प्रोफाइल को आप totally in an exhaustive way you are trying to understand starting from the entry till the exit. आप सारी चीजों को एकदम डिटेल्स में समझ रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग जॉब एनालिसिस. अब नो डाउट जॉब एनालिसिस विल डेफिनेटली बी यूजफुल इन आवर एचआरएम फंक्शन. अब ये कहाँ पे यूज होगा? देखिए, जो बेसिक कोई भी आपको कोई भी डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई मेरे लिए एक रिक्रूटमेंट कर दीजिए या मेरे लिए एक बंदा खोज के ला दीजिए, कोई भी एचआर को बोलता है, किसी को भी कहीं पे भी कोई जरूरत होगी तो वो एचआर को ही बोलेगा, राइट? तो एचआर क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या पूछेगी कि भाई इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी. जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन, उसकी सैलरी पैकेज क्या होगी, किसको रिपोर्ट करेगा. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एन एचआर नीड्स while recruiting people, while generating any employment opportunity or anything like that, right? और अगर एक जॉब एनालिसिस रेडी रहता है, एंड डेफिनेटली ये हमेशा याद रखना हमें कि जब भी हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं इसको अपग्रेड करना होता है. ऐसा नहीं कि एक बार हमने जॉब एनालिसिस कर लिया फिर जीवन भर वो ऐसे ही चलने वाला है. because the technology we are using, the work method we are following, the processes we are following, everything is upgradation. There is an upgradation going on. So we have to upgrade the job analysis or the document that we are using. वो हमें भी करना है क्योंकि job analysis is a ready document. हमारे पास एक रेडी डॉक्यूमेंट है, एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम लोग प्रॉपर एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं और उसके हिसाब से उस कैटेगरी या उस प्रोफाइल के लिए उसको सारी चीजें मिलेंगी. किसी भी प्रोफाइल की, मैं एक टीचर की बात कर रही हूँ, एक फैकल्टी की, एक असिस्टेंट टू फैकल्टी की, किसी भी प्रोफाइल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो जॉब एनालिसिस का क्या क्या रोल हो सकता है, डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है कि जॉब एनालिसिस खुद में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका जो दो बाई प्रोडक्ट है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जो लास्ट मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था कि जॉब एनालिसिस के ही दो बाई प्रोडक्ट है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जॉब स्पेसिफिकेशन है. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता है विदाउट जेडी और विदाउट जेएस वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ वर्किंग, एंड एचआर फंक्शन कैन नॉट work without a proper JD, right? And even not only in HR function, no other department can work without a proper JD. जॉब डिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस अगर नहीं होगी तो कोई भी कंपनी या कोई भी डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता. तो मैं अब आपको एकदम लिस्ट ऑफ एचआरएम फंक्शन बता रही हूँ दैट हाउ जॉब एनालिसिस इज यूजफुल इन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आ गई? सबसे पहले आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी. तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. प्लानिंग के बाद आप जॉब डिजाइन करते हो, जॉब रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, प्लेसमेंट करना है, ओरिएंटेशन करना है. तो एवरीथिंग विल वर्क अकॉर्डिंग टू जॉब एनालिसिस ऑलरेडी सेट. तो विदाउट जॉब एनालिसिस इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, राइट? तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट करने के लिए सबसे प्रायोरिटी जो एरिया है एचआरएम का, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में ही आपकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब कुछ यहीं पर आ जा रहा है. देख लो, सबसे पहली चीज एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्जॉस्टिव फंक्शन, में बहुत कुछ आ जाता है. तो वहीं पर देख लीजिए जॉब एनालिसिस की कितनी इंपॉर्टेंट रोल है. सेकेंड आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट. अब एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑडिट. वन इज इंटरनल अप्रेजल और इंटरनल ऑडिट एंड अनदर इज कंप्लायंस ऑडिट दैट इज डन बाय द एक्सटर्नल एनी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है? वो कंप्लायंस ऑडिट होती है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना ऑडिट है उसमें जॉब एनालिसिस बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है क्योंकि जॉब एनालिसिस एक रेडी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है. नाउ व्हाटएवर वे यू आर गिविंग द गाइडलाइन, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारा काम होना चाहिए. तो ऑडिट का मतलब ये ना द स्टैंडर्ड सेट. और ऑडिट क्या करती है? जो स्टैंडर्ड सेट है वी हैव टू चेक वेदर वी आर वर्किंग एज पर द स्टैंडर्ड सेट और नॉट. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट विल टू प्लेस एज पर द job analysis, and if there's any loopholes there it can be identified, right? Now the training and development, HRM function will definitely cover the training and development part. So training and development kaise hogi? Training need identification, the gap analysis, everything will work according to job analysis only.
पहले हमें जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन को स्टडी करना है, अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी किसी की भी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉब डिस्क्रिप्शन विल गिव यू द प्रॉपर गाइडलाइन, जैसे देवजानी इज एन एचआर, शी नो दैट नवमिता हैज गॉट this much responsibility, उसको नवमिता की सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस पता है, उसके हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन पता है। अब इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, देवजानी ने नवमिता का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, नाउ शी फाइंड्स सर्टेन टाइप ऑफ गैप, उसके स्पेसिफिकेशन में, उसके स्किल्स या नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई चीज गैप हो रही है। ये जो गैप है, गैप जहां रहेगा, गैप मतलब क्या, द स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, सो whenever there is a gap, उस गैप को एचआर का काम क्या होगा, उस गैप को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके हमें समझ में आ रहा है कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस हो गई, गैप आइडेंटिफाइड, नाउ वी हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, राइट। तो अगर जॉब एनालिसिस ही नहीं होगा तो हम कैसे द टारगेट वर्सेस एक्चुअल को चेक करेंगे, द स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, अगर हमें गोल ही नहीं पता। जॉब एनालिसिस के आपको एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है या एक गोल दे रहा है कि हाँ ये है हमारा टारगेट, ये स्टैंडर्ड है, ये होना चाहिए, तो हमें अगर टारगेट पता होगा उसके हिसाब से हम काम कर सकेंगे ना। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी वहीं से होगी, अगर हमारा जॉब एनालिसिस होगा, हमारे पास एक रेडी डॉक्यूमेंट होगा दैट दिस द टारगेट, our employee should have this much of skill, वो रहेगा तो ही हम उसको सेट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, राइट। as I earlier told that परफॉर्मेंस अप्रेजल तो आपके सेट टारगेट के हिसाब से ही होगी ना, कि भाई ये काम है नवमिता का, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, उसके हिसाब से वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी कॉम्पिटेंसीज है या नहीं है, उसकी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड बी अप्रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, फाइन। तो नॉर्मल सी बात है, पहले क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, आपने काम किया, आपको पहले आपका जेडी दे दिया गया, आप उसके हिसाब से आपके सेट कर दिए गए कि दिस इज दी वर्क और दी एक्टिविटीज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप काम करोगे, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर आ गया प्रमोशन एंड ट्रांसफर, जॉब एनालिसिस विल डेफिनेटली हेल्प इन आइडेंटिफाइंग और इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट्स प्रोस्पेक्ट, उसको किस जगह पर इंटरनल ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, करियर प्लानिंग की भी बात हो तो वहां पर भी ये सारी चीजें लगती है। प्रिवेंटिंग जॉब डिससैटिस्फैक्शन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या शॉर्टकमिंग्स हो रही है इन जॉब डिजाइन, सो एज टू प्रिवेंट जॉब डिससैटिस्फैक्शन। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब जॉब डिजाइन कर रहे हैं, जॉब एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक प्रोफाइल के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। नॉर्मली अगर हम एक प्रोफाइल में बात करते हैं ना, एक प्रोफाइल की, तो उस प्रोफाइल में बहुत तरह का काम होता है, ठीक है, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे स्किल्स एक्टिविटीज को हमें इंक्लूड करना होता है। अब अगर हम ये सारे स्किल्स या एक्टिविटीज का जो कॉम्बिनेशन है, इसको अगर हम प्रॉपरली मिक्स नहीं करते, जॉब डिजाइन का मतलब क्या होता है, जॉब डिजाइन सिंपल, जॉब डिजाइन का मतलब सिंपल है दैट यू आर अरेंजिंग ऑल द सेट ऑफ एक्टिविटीज, राइट। हम लोग अगर जॉब डिजाइन करते हैं, लेट्स से मैं तुम लोग को या एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये एक जॉब डिजाइन है, सपोज दिस इज अ जॉब, मैंने जॉब एनालिसिस किया, अब जॉब एनालिसिस करने के बाद, जॉब एनालिसिस में तो मैंने इस घर के बारे में टोटल स्टडी की, अब इसका इंटीरियर डिजाइनिंग करना, एक्सटीरियर इंटीरियर, ठीक है, मैंने पूरा टोटालिटी में स्टडी कर लिया, तो ये पूरा मकान ही जॉब एनालिसिस है, ठीक है। अब जब डिजाइनिंग करते हो तो जॉब डिजाइन क्या, सिंपल जॉब डिजाइन में हम लोग इसको सजाते हैं अच्छे से, because there are different elements in a job, it is not very easy to define a profile very easily। suppose मैं बता रही हूँ PR मैनेजर की, this is a profile, ये प्रोफाइल क्या है, PR मैनेजर की, looks very simple कि बस PR का काम क्या है, right, but in any job आप किसी भी प्रोफाइल में ले लो, there are different type of element, बहुत सारे elements हैं जो कंबाइन होके एक जॉब या एक प्रोफाइल को बनाते हैं, राइट। मैं ये सारे एलिमेंट्स को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में दिखा रही हूँ, केक का टुकड़ा है ये सब, छोटा छोटा, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, खाने के बाद शुगर होता है, तो चलो, तो ये क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब रोल्स दैट अ पीआर मैनेजर हैज टू वर्क ऑन। सबसे पहली चीज इसमें जैसे मैं दे रही हूँ, उसको कंप्यूटर पे काम करना होगा, कितने घंटे वो कंप्यूटर पे काम करेगी, कंप्यूटर पे काम करना मतलब वहां पे उसको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, जब वो पीसी में 2 घंटे 4 घंटे कितनी देर वो ऑनलाइन काम कर रही है,
ऑनलाइन इन द सेंस मैं यहाँ पे डिजिटल ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया एक उसकी एक्टिविटी, पीआर की एक्टिविटी। वो कितने घंटे कंप्यूटर पे टाइम दे रही है, कितने घंटे ऑनलाइन क्लाइंट्स बना रही है, ऑनलाइन ब्रांडिंग कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, ये एक पार्ट हो गया उसके जॉब का। इसमें उसका कितना घंटा लग रहा है। नाउ हमें और एक चीज इसमें देखनी है, जो मतलब उसका जो बैठने का केबिन कहाँ होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें जॉब एनालिसिस में आ जाती है। जब हम लोग जॉब एनालिसिस एक टोटालिटी में एक प्रोफाइल को स्टडी करते हैं ना, तो सारी चीजें ये भी स्टडी करते हैं कि उसका बैठने की जगह क्या होगी, क्या सैलरी मिलना है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड है। उसको घर मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, एवरीथिंग इज देयर। अब मैं ये जॉब डिजाइन की, ये जो कंपोनेंट मैंने बनाया ना 4-5, ये मैं सिर्फ पीआर के, एक पीआर मैनेजर के जो जॉब है, कंप्लीट जॉब, सपोज दिस इज अ कंप्लीट जॉब, ए कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीआर मैनेजर। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट इज एडेड। मैंने एक कंपोनेंट लिया, ऑनलाइन ब्रांडिंग वो कर रही, इसके बाद उसको फिजिकल जा के डिफरेंट क्लाइंट से मीटिंग करनी है, तो इसको मैं लिख रही हूँ पीसीएम, फिजिकल क्लाइंट मीटिंग। इसमें उसको कितना टाइम देना होता है, कितने उसके वेटेज पड़ते हैं, अगर आप टोटल जॉब में कितना परसेंटेज या कितना मार्क्स आप असाइन करोगे इस चीज के लिए, ठीक है। ये हो गया, मैंने पीसीएम लिखा, दैट इज फिजिकली क्लाइंट मीट। इसके बाद हो गया उसका एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, उसके अपने भी तो टोटल एम्प्लॉयज उसको रिक्रूट करना होता है, उनका ट्रेनिंग करना होता है, उनको मैनेजमेंट करने होते हैं, उनको डेवलपमेंट करना होता है। मैंने शॉर्ट में इसको दिया ERTMD, राइट। A PR manager has to work on employee recruitment, training, management and development. कोई भी मैनेजर हो, किसी भी प्रोसेस में हो, ये काम तो हर मैनेजर के लिए इक्वल है। ERTMD फाइन, ये सबके लिए बरोबर है, राइट। ये हो गया। अब पीआर मैनेजर का और भी डिफरेंट रोल है, जैसे उसको बहुत सारे एडवर्टाइजिंग या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, इवेंट सेमिनार्स, मैं इवेंट सेमिनार्स और मीटिंग्स, ये सारी चीज मैं इसको दिखा रही हूँ, BSM करके मैंने दिखाया, राइट। ऐसे ही उसके और भी अदर रोल थे, जैसे डायरेक्टर्स के संग मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संग मीटिंग होती है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के संग उसको मीटिंग करनी होती है। नाउ he has to work with different units, branches, right, and clients, internal as well as external। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, एक पीआर मैनेजर जो यहाँ पर बैठेगा, उसका ये कंप्लीट जॉब है। इस कंप्लीट जॉब के जो मैंने डिजाइन किए, मैंने ये ऐसे पार्ट पार्ट ऐसे दिखाया, ये उसका काम है। अब इस काम को मैं कैसे डिजाइन कर सकती हूँ, राइट। अब देखो, काम को डिजाइन जब हम करते हैं, सिंपल सी बात है, काम को मैंने सिंपल डिजाइन कर लिया कि भाई एक ये काम है, फिर ये काम है, फिर ये काम है, 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी मैनेजर ने क्या किया, हफ्ते में एक दिन ये दोनों काम किया, फिर दूसरे दिन ये 2 काम किया, तीसरे दिन ये किया और चौथे दिन ये किया, फिर 5वें दिन ये वाला काम किया, राइट। ऐसे हो सकता है एक उसका स्ट्रक्चर काम को करने का। दूसरा एक हो सकता है कि वो अपने काम को जो है वो डिजाइन कर ले प्रॉपरली, प्रॉपर उसको मैंने डिजाइन कर लिया कि सारी एक्टिविटीज ही तो आपको करनी है, तो आपके दिन भर में टोटल 8 आवर्स में आपको इतना टाइम काम 1 को देना है, फिर इतना टाइम 2 को देना है, इतना टाइम 3 को देना है, इस तरह से आपने अपने काम को डिवाइड किया। तो जॉब डिजाइन में हमारा एज एन HR, ये तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, पीआर मैनेजर जो भी रहेगा। अब जॉब डिजाइन में क्या होता है, हम लोग जैसे घर को सजाते हैं, राइट, काम को सजाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे सुंदर से दिखाऊंगी, ये एक आपका रोल है, दिस इज वन रोल, दिस इज वन रोल, दिस इज अनदर रोल एंड दिस इज अनदर रोल, राइट। ये मैंने इसको दिखाया, फिर या तो मैंने इसको फिर ये भी दिखा दिया, भाई ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, आपके अंदर इतने लोग काम करते हैं, आपको ऐसे रिपोर्टिंग करनी है, एंटायर थिंग मैंने उसको दिखा दिया। सो इट मेक्स सेंस, जो भी ज्वाइन करेगा उसको क्लियरली इंडिकेशन हो जाएगा कि उसका क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रोल ऑफ एक्टिविटीज है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, 1 2, मैंने ऐसे बॉक्स टाइप के बना दिए क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4 5। तो वो अपने उस हिसाब से, या मैं 4 क्वाड्रेंट्स बना सकती हूँ कि वो उस हिसाब से अपना टाइम एलोकेट करेगा, कौन से काम को कैसे मैनेज करना है, कितना करना है, कितनी वेटेज कितने काम को देनी है, वो पीआर मैनेजर खुद डिसाइड करेगा, राइट। और एक हो सकता है कि मैंने ऐसे घिच 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 करके उसको
मैंने इतने सारे काम को एक संग दे दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे, तो क्या जो आदमी रहेगा वो तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करना है नहीं करना, उसका देखो दिमाग ऐसे खराब हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या रहती है एज एन एचआर, मैं एचआर प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, हमें जॉब को डिजाइन करना होता है। जॉब डिजाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी एचआर मैनेजर्स प्रोफाइल। आप देखो जॉब जिस हिसाब से डिजाइन रहेगा, डिजाइन मतलब क्या, इट इज जस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ योर जॉब। आप काम को प्रेजेंट कर रहे हो जैसे काम तो कुछ है ही नहीं, बहुत हल्का सा है, तो मेरे एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड होंगे, बहुत खुश होंगे कि चलो काम तो बहुत इजी है। तो हमें अपने काम को, अपने एम्प्लॉयज को जब काम दिखाना है या उनको जॉब को डिजाइन करके देनी है, तो वो बहुत इजी लगे उनको, ठीक है। अभी क्या इजी मतलब क्या, अब आपके इंटरेस्ट का तो होना चाहिए। तो जब मैं जॉब डिजाइन बहुत अच्छे से सजा के, या मैं समझ लो बहुत क्लियर एक टर्म में समझाती हूँ, जब मैंने एक जॉब को क्लियरली यहाँ पर अच्छे से समझाया, इस 4 क्वाड्रेंट में मैंने समझा दिया कि दिस आर 4 क्वाड्रेंट, आपको ये काम करना है। 1 ये वाला प्रोफाइल है, इसमें ये काम, बिकॉज देखो कोई भी, आप अगर एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव हो, तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एक डेटा एंट्री का काम दे दिया गया, नाउ यू आर जस्ट हैंडलिंग द डेटा। एक जब आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव हो, दैट मीन्स यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, यू हैव टू हैंडल द डेटा वेल, बहुत सीक्रेसी मेंटेन करनी है, डेटा को प्रेजेंट करना है, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करनी है, और अपने डिविएशंस अगर कोई चेक कर रहे हो वो आपको बताना है कि भाई ये डिविएशन है, आई एम ऑब्जर्विंग, देन यू शुड सजेस्ट इट टू मैनेजमेंट। तो हमारे बहुत सारे रोल हो गए। वैसे मैंने बताया कि एक कोई भी आप प्रोफाइल का ले लो, आप अकाउंटेंट का ले लो, एचआर एग्जीक्यूटिव का ले लो, या एचआर मैनेजर का ले लो, कोई भी प्रोफाइल, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक काम करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसके हजारों काम होते हैं, बट वैरायटी, तो वो जो वैरायटी है वो क्लियरली इंडिकेटेड होनी चाहिए। तो इससे क्या, मेरा घर जो है ना, जॉब डिजाइन जो हुई बहुत सुंदर सजा हुआ है। तो जब घर सजा हुआ रहेगा, डिजाइन अच्छी रहेगी, तो लोगों को काम करने में इच्छा होगी। अब सेकंड, ये तो मैंने घर सजाने की बात हो गई, बट ये घर सजाने के संग भी, इसके संग ये जो मैंने डिजाइन करने की बात की, इसके संग भी एक इंटरेस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन या एम्प्लॉय की इंटरेस्ट का होना चाहिए। वो जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ ये उसके इंटरेस्ट का है या नहीं है। तो वो चीज एक यहाँ पर आ जाती है एचआरएम में, कि भाई जॉब डिजाइन मैंने किया, आप जॉब एनालिसिस किया, जॉब एनालिसिस से परफेक्टली जॉब डिजाइन किया, जॉब डिजाइन करके जब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप उसको क्लियरली देख के समझ सकते हो वेदर इट विल सूट यू और नॉट। तो अगर वो शूट नहीं करेगा, आपको अगर मैच नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको, आप उससे वहां से आइडेंटिफाई कर लोगे कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है। इससे जॉब डिससेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा एनालाइज हो जाती है। हमारी डिससेटिस्फेक्शन लेवल अगर कम होती है, डेफिनेटली मोटिवेशन या मोरल लेवल विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। तो ये क्लियर हो गया। अभी आ गया जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। अब देखो इतनी देर से हम जॉब एनालिसिस की बात करें, नाउ वी आर एनालाइजिंग द एंटायर थिंग, द एंटायर जॉब इन टोटलिटी। Now let us evaluate, हम जॉब को इवैल्यूएट करेंगे, किसका वर्थ क्या होगा। वर्थ इन द सेंस, मैंने जॉब एनालिसिस किया, नाउ आपको वर्थ को मैनेज करना है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या एफोर्ड करेगी उस स्पेसिफिक काम के लिए, और इन कंपैरिजन टू द मार्केट स्ट्रक्चर, जो दो चीज हो जाती है, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो क्या हो गया, मैंने जॉब एनालिसिस किया, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन सब स्टडी कर लिया, फिर मैंने जॉब को डिजाइन किया। जॉब डिजाइन करने के बाद जब मैंने देखा ये 4 बॉक्सेस हैं, इतना काम करना है, तो एक एक बॉक्स के लिए आप क्या सैलरी दोगे, चारों बॉक्स मिला के कितनी सैलरी होगी, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर आप देखो मार्केट रेट क्या है, उसके हिसाब से आप कंपनसेशन ऑफर करोगे, राइट। एक चीज होती है जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि जितने पुराने स्टाफ होते हैं ना, उनकी उनके हिसाब से जो नए लोग आते हैं उनको हमें ज्यादा सैलरी ऑफर करनी होती है। तो पुराने लोगों को रिटेन करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल, प्रोवाइडेड देयर इज नो ट्रेड यूनियन झमेला, कोई झमेला ना हो ट्रेड यूनियन का, ठीक है। फिर आगे हेल्थ एंड सेफ्टी इशू। जॉब एनालिसिस से हमें पता चलता है भाई कौन सा जॉब हैजर्डियस है, कौन सा प्रोसेस है, क्योंकि एज पर फैक्ट्रीज एक्ट एंड अदर जो हमें पढ़ा है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो वो सेफ्टी कंडीशंस को भी हमें मैनेज करना होता है। देन कम्स द इंडक्शन पार्ट। जॉब एनालिसिस क्लियरली हमें बताता है कैसे क्या काम होना है, तो उसके हिसाब से हम इंट्रोडक्शन या इंडक्शन देते हैं। कोई एक जन ज्वाइन करता है तो उसका इंडक्शन कौन करेगा,
एक न्यू एम्प्लॉय का उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन बताएगा, सब कुछ ये इंडक्शन में आ जाता है। अभी आ गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस किस एस्पेक्ट को कवर करता है? लाइक कोई अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस डिस्प्यूट हैंडलिंग जो कंडीशंस अराइज होती है उसको कौन मैनेज करता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन उसको देखता है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कोई भी मैटर है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसको मैनेज करने का काम भी इज डन अकॉर्डिंग टू जॉब एनालिसिस ओनली। वो जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ही होगा कि क्योंकि वहां पे क्लियरली इंडिकेटेड रहता है कि यूनियन इसमें इंटरफेयर करेगा नहीं करेगा, सब कुछ रहता है, ठीक है। नाउ करियर प्लानिंग, एचआर का ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, करियर प्लानिंग, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, इसके पहले ही हमने पढ़ा ना करियर प्लानिंग। तो आपके पास जब जॉब एनालिसिस, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इसके बाद कहाँ जाना है, तो इसके बाद जो जाना है तो वो करियर प्लानिंग चार्ट में, वो करियर प्लानिंग चार्ट और जॉब एनालिसिस दोनों बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर करियर प्लानिंग एक चार्ट बना रहता है, करियर पाथ वहां पे डिसाइडेड रहते हैं। तो किसकी जॉब एनालिसिस हर एक प्रोफाइल का बना हुआ है, उसके हिसाब से करियर प्लानिंग को मैच करना है, हमें मैप करना होता है। जॉब हर with a particular job or with a particular designation, you can map your career planning of the organization. Respective career paths are there for different profiles or positions. हर पोजीशन के लिए तो अलग अलग करियर पाथ रहेगा ना। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना? कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मैम। ओके, चलो इसके बाद आ जाता है आपका सक्सेशन प्लानिंग। जॉब एनालिसिस डेफिनेटली हमें हेल्प करता है लोगों को समझने में, उनको उनके करियर पाथ शो करने में। तो करियर पाथ जब हम शो करते हैं ना, तो उनकी ग्रूमिंग, उनको आगे मैनेजमेंट डेवलपमेंट कराना है, करियर प्लानिंग करना है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे करके, देखो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना जब जॉब एनालिसिस करते हैं, तो वहीं से हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि लोगों की क्या मतलब क्या उनके कॉम्पिटेंसीज क्या है, उनके पोटेंशियल्स क्या है, उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कितना ले सकते हैं, नहीं ले सकते, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गो अहेड विद द सक्सेशन प्लानिंग, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इश्यूज इन जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक अभी इतना टर्बुलेंट और डायनामिक बिजनेस सिचुएशन, ये तो हमें पता ही है। तो एम्प्लॉइज टेंड टू बी सस्पिशियस ऑफ जॉब एनालिसिस एक्सरसाइज। एम्प्लॉइज लोगों को भी ना ये जॉब एनालिसिस जो एक्सरसाइज है इसके ऊपर बहुत मतलब विश्वास नहीं रहता, बहुत डाउट रहता है अभी, क्योंकि ये अभी का सिचुएशन ही ऐसा है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन या एम्प्लॉय कमिटमेंट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। कंपनी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है अच्छे से। बड़ी बड़ी कंपनी नो डाउट अच्छे से ध्यान देती है, बट जो मिड साइज कंपनीज हैं दे स्टिल हैव दिस लैकिंग फीचर। उनको अभी भी ये जो है ना कि एम्प्लॉय मोटिवेशन या एम्प्लॉय एक अटैचमेंट रहे, एम्प्लॉय मोरल रहे, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो जॉब एनालिसिस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसमें एम्प्लॉय की मतलब एक क्या बोलते हैं अपने इफेक्टिव कमिटमेंट हो। एम्प्लॉइज की इफेक्टिव कमिटमेंट जब होगी, उनका इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा, वो खुद अगर इन्वॉल्वमेंट होंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हमेशा ट्रेड यूनियंस में कॉन्फ्लिक्ट्स में ही, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और यूनियन मैनेजमेंट में ही काम चला जाता है। तो कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी चीज तभी सक्सेसफुल हो सकती है, कोई भी एफर्ट, व्हेनेवर वी हैव प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज, एवरीथिंग। तो क्या अगर एम्प्लॉइज प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है उनका, तो मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियंस या एचआर डिपार्टमेंट हर कोई मिलके काम कर रहे हैं ना। It is important to allay the fears of employees by communicating the details of the job analysis exercise in a simple and transparent manner. तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? एक तो सबको को मिलके काम करना है, और जो भी हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। हमारे जो भी स्टाफ्स हैं, जो भी रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, रेस्पेक्टेड जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट मैनर में इसको हमें कम्युनिकेट करना है कि जॉब एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, इसकी बेनिफिट क्या है, और जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हमें क्लियरली इंडिकेट करना है, ठीक है। Job analysis requires that the information gathered is regularly updated. Job analysis में हमें क्या देखना है कि जो information हम gather कर रहे हैं, that should be regularly updated. Job descriptions or specifications may change based on changes that take place in the organization. ये जो job analysis है और job description है, वो तो change होगी ना specification, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर चीज change हो रही है, तो इसको भी upgrade करना है हमें।
There are two methods which can be used to resolve this problem. These are to ask the supervisor to make an annual review of changes that have occurred and incorporate this in the job analysis information, to have managers communicate the proposed changes in jobs or reclassification to the employees. Job analysis tends to become subjective and biased in situations where a job is held by just one or two employees. It is the responsibility of the analyst to maintain neutrality in the document. A very detailed and elaborate job analysis fixing employees' responsibilities may include employees to evade occasional extra responsibility. It is necessary to have a broad-based and flexible JD in a dynamic organizational environment. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है. एक तो हमने बताया जैसे जॉब एनालिसिस को हमेशा में रेगुलरली अपडेट करना है. तो अपडेट कैसे करेंगे? जैसे हर साल में एक बार परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, तो अप्रेजल करते वक्त ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं जॉब एनालिसिस के रिस्पेक्टिव प्रोफाइल के, जब अप्रेजल करें अप्रेजल के संग आपको उसको अटैच कर देना चाहिए. रेस्पेक्टिव प्रोफाइल के एसओपी या आप समझ लो जो जॉब एनालिसिस दे दो उसके संग परफॉर्मेंस अप्रेजल करो. तो एक तो हमें डिफाइंड मिल गया कि ये काम है, ऐसे ऐसे है प्रोसेस, ये मेरा डिफाइंड प्रोसेस है. और नॉर्मली एसओपी या क्वालिटी एडहेरेंस पे भी आपको परसेंटेज मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं ना, कि आपने ये क्वालिटी या ये प्रोसेस को फॉलो किया, प्रोसेस में भी आपको एक मार्क्स मिलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में. तो वो भी चेक हो गई और अपग्रेडेशन भी हो गया रेगुलर. साल में एक बार अपग्रेडेशन सुपरवाइजर्स ने देख लिया कि हाँ ये एसओपी या जॉब एनालिसिस सही है, तो वो हो गया. और दूसरी चीज, मैनेजर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, मैनेजर्स को प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए जहां पर भी उन्हें लगा है कि ये अभी काम करने का एक तरीका था और इसको अभी अपग्रेड करना है, उसको चेंज करना है. जैसे अभी कोविड-19 में भी क्या हो गया, सारी चीजें रिमोट एनवायरनमेंट से कंट्रोल हो रहा है, एम्प्लॉइज रिमोट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन में काम कर रहे हैं. तो ऑनलाइन में भी तो लोग कंट्रोल तो करना पड़ रहा है कि वेदर पीपल आर वर्किंग और नॉट. कोई चैट प्रोसेस में काम कर रहा है, कोई वॉइस प्रोसेस में काम कर रहा है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ रहा है. तो जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, जो कंट्रोलिंग मैनेजर्स है, वो तो अपने घर से ही बैठ के कर रहे हैं ऑनलाइन में ना. तो प्रोसेस चेंज हो रहा है, तो दैट नीड्स टू बी अपडेटेड इन द एसओपी और द जॉब एनालिसिस प्रोसेस, राइट. एक और चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस दी गई है, दैट इज अबाउट द subjective and the biasness in the job analysis. That is actually what happened is that if a person remains in a job for a long period of time and if it is held by more means only one or two people, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि एक जॉब में एक या दो लोग ही कंटिन्यू काम कर रहे हैं. अब यह एक और दो लोग ही जब कंटिन्यू काम करते हैं ना, तो वो उनके हिसाब से काम को मोल्ड कर लेते हैं. तो जब आप उसको ये करने जाओगे, क्या बोलता है, और जॉब एनालिसिस करने जाओगे या उसको मेंटेन करने जाओगे, तो आपको उनके हिसाब से, उनका जो परसेप्शन है, जो एक या दो लोग काम कर रहे हैं उनके जो परसेप्शन है, वो अपने परसेप्शन के हिसाब से आपको बताएंगे, राइट. तो उसके हिसाब से ही आप भी कर रहे हो. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट गो विद द बायसनेस एंड ऑल, एंड हमें एक प्रॉपर ब्रॉड बेस्ड इलेबोरेट व्यू रखना चाहिए जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब एनालिसिस कर रहे हैं. किसी एक या दो जन की बातों पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला काम को छोड़ देता है. This was all about the job analysis. अब आता है concept of job design. ये मैं कल शुरू करती हूँ, आज नहीं करूँगी, ठीक है.